मेरा पति विदेश में रहता था और मेरी सास बेसहारा लड़कियों से धंधा करवाती थी। अगर मैं मना करती तो कहती शुक्र करो तुम्हें छोड़ रही हूँ। यह सुनकर मैं चुप हो जाती थी। एक दिन मेरी सास एक अनाथ बच्ची को घर ले आई और बोली सोने की चिड़िया है। लेकिन जैसे ही रात को उसके कमरे में कोई आदमी जाता तो उल्टे पैर भाग जाता। एक दिन मेरी सास ने एक आदमी से वजह पूछी। वह कहने लगा खुद जाकर देख लो। जब मेरी सास अंदर गई तो उनकी चीख सुनकर मैं भागती हुई अंदर गई। वहाँ तो आज फिर मेरी सास एक बेसहारा लड़की को घर ले आई थी। 4 महीने में यह चौथी लड़की थी जो मेरी सास घर लाई थी। मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर मेरा पति विदेश में ऐसा भी क्या काम करता है जो मेरी सास हर एक महीने बाद अनाथ आश्रम से एक बेसहारा लड़की उठाकर ले आती है। आज फिर मेरी सास एक लड़की को घर लेकर आ गई और कहने लगी कि रजत बहुत सारे पैसे भेजता है बहू, हम दोनों का खर्चा ही क्या है। घर में हम बस 2 ही लोग तो हैं, हम दोनों का कौन सा इतना खर्च है। अच्छा है बेसहारा लड़कियों को भी 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। मैं उन्हें बस देखती रह गई लेकिन कुछ नहीं कह सकी। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा पति तो घर से दूर धक्के खाने गया ताकि उसकी माँ और मुझे परेशानी का सामना न करना पड़े, और यहाँ मेरी सास दोनों हाथों से पैसा लुटा रही थी और मैं अपने पति की जुदाई सह रही थी। मेरा दिल जलकर खाक हो जाता था अपनी सास की मेहरबान तबीयत पर। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पति ने कहा था माँ से कभी कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी शिकायत अपनी माँ के मुंह से नहीं सुनना है। जब भी वह मुझे फ़ोन करते हमारा वक्त शिकायतों में ही गुजर जाता था। मैं यही कहती कि माँ को पैसे संभाल कर रखनी चाहिए ताकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सके। आप भी जल्दी वापस आ जाइए, मैं कब तक जुदाई का गम सहूँगी। मेरी शादी को बस 6 महीने ही तो हुए थे। शादी के बाद मैं और रजत साथ में बस 15 दिन ही रहे थे। फिर उनकी छुट्टी खत्म हो गई और वो वापस चले गए और मैं यहाँ अकेलापन झेल रही थी। जितनी भी मैं बचत करने की कोशिश करती, माँ रजत से मेरी शिकायत करने लगती। तेरी पत्नी ने कंजूसी शुरू कर दी है, इसलिए मुझे मेरे खर्चे के पैसे अलग से भेजा करो। मैं तेरी पत्नी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। रजत मुझ पर गुस्सा करने लगते कि मैं यहाँ सारी मेहनत अपने माँ के लिए कर रहा हूँ, तुम क्यों उन्हें रोकती टोकती हो। मैं उनसे कहती कि अगर आपको मेहनत करके पैसा ही कमाना था तो मुझसे शादी ही क्यों की। सारी औरतों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा पति मेरे साथ रहे, मगर ना जाने कैसी माँ थी, उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी कि बेटा कहाँ रह रहा है और कहाँ नहीं। हमारा घर ना ही ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। 4 कमरे थे, एक कमरा माँ का था, एक मेरा, और एक कमरे में वह बेसहारा लड़कियां रहती थी। एक कमरा खाली था और हर वक्त उस पर ताला लगा रहता था। मैंने आज तक कभी उस कमरे को नहीं देखा था। शादी के बाद जब मैंने अपनी सास से पूछा इस कमरे में क्यों ताला लगा रहता है, तो कहने लगी इसमें मेरा सामान है, यह ऐसे ही बंद रहेगा, कभी भूलकर भी इस कमरे में जाने का सोचना भी मत। मुझे उस वक्त उनका लहजा अजीब सा लगा था कि ऐसा भी क्या खजाना छुपा रखा था कि वह इस तरह का व्यवहार कर रही थी। मुझे आज तक सासू माँ की बात समझ नहीं आई थी। कभी तो उनका व्यवहार मुझे इतना मेहरबान लगता कि जैसे वह मेरी सगी माँ है, मुझे गले लगाती, प्यार करती, और कभी ऐसी बेरुखी और अजनबी सा लगता जैसे हम दोनों एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान हैं। शादी के 15 दिन बाद ही मेरी सास मुझसे यह कहकर घर से बाहर गई कि वह काम से जा रही है, और वापसी पर अनाथ आश्रम से एक लड़की ले आई जो कि 16-17 साल की थी और वह बड़ी सहमी सी थी। पहले तो मुझे यह लगा कि माँ नौकरानी लेकर आई है। मैंने माँ से कहा नौकरानी की क्या ज़रूरत थी, हम 2 लोग ही तो घर पर होते हैं, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनकर उस लड़की के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि मैं इसे बेटी बनाकर लाई हूँ, यह बेसहारा लड़की है। यह सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यह तो पुण्य का काम है। लेकिन माँ ने तो यह सिलसिला ही शुरू कर दिया था। हर एक महीने बाद एक और लड़की ले आती और कहती कि बेसहारा है। वह लड़कियां कम उम्र की होती थी। मुझे अब उनकी यह सब हरकतें बुरी लगने लगी थी। उन्हें अगर भला ही करना था तो अनाथ आश्रम में कुछ पैसे दे देती, लड़कियां अपने साथ लाने का क्या मतलब था। फिर दूसरी अजीब बात यह थी कि वह लड़कियां ज़्यादातर समय एक कमरे में ही गुजारती, मुझसे बात तक नहीं करती। उनका खाना भी मुझे बनाना पड़ता, बाकी का अपना काम वह खुद ही करती थी। आज भी मैंने रजत से शिकायतें की तो माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी, तभी वो मुझे किचन से निकालने लगी और कहने लगी रहने दो, मैं खुद खाना बना लूँगी,
मुझ पर और मेरी लड़कियों पर एहसान मत करो। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है कि मैं खुद का काम कर सकूं। मैं समझ गई थी कि जरूर रजत ने इन्हें समझाने की कोशिश की होगी और वह हर बार की तरह बात को समझने के बजाय ऐसा ही व्यवहार करती थी। मैंने कहा, माँ, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? आप 4 लड़कियों को अनाथ आश्रम से लेकर आई हैं। हमारे घर में कहाँ इतनी जगह है कि हम 4 लड़कियों को रखकर उनका खर्च उठा सकें। लेकिन वह मेरी कहाँ सुनती थी। कहने लगी, वो लड़कियाँ मेरा मसला है। आज के बाद अपने पति की कमाई अपने पास ही रखना मुझे नहीं चाहिए। इस वक्त वह गुस्से में थी, इसलिए मैंने भी उनसे कोई बात नहीं की और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद ही मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे सर में अब दर्द सा रहने लगा है। मैं रात को जब खाना खाकर सोती हूँ तो मुझे बहुत गहरी नींद आती है और जब सुबह उठती हूँ तो मेरे सर में दर्द सा रहने लगता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं जानती थी मेरा सर क्यों हर वक्त चकराते रहता है। मैं दिन भर नींद में ही रहने लगी थी। एक रात मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाना नहीं खाया और दूध पीकर सो गई। उस रात मुझे इतनी गहरी नींद नहीं आई थी, लेकिन उस रात जो हुआ वह मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। रात के 2 बजे मुझे किसी की सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं अपनी नींद से जाग चुकी थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा वह आवाज़ मेरे कमरे के पास वाले कमरे से आ रही है, जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। वह कमरा मेरे कमरे के बराबर में ही था। मुझे हैरत सी हुई थी, कौन इस वक्त रो सकता है। मैं अपने बेड से उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई। लेकिन मुझे तेज़ झटका तब लगा जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे के दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किया गया था। मैं तो हैरान हो गई थी कि मेरे कमरे को लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। मैं दोबारा जाकर अपने बेड पर लेट गई और यह सोचने लगी कि यह क्या मामला है। इस वक्त कौन सी लड़की उस कमरे में रो रही है जहां आज तक माँ ने किसी को भी जाने नहीं दिया। मेरे कमरे में बस एक खिड़की थी जो कि आंगन में खुलती थी और खिड़की पर लोहे के रॉड लगे हुए थे। मैंने खिड़की खोली। पूरा आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा दिमाग इस वक्त इस बात पर उलझा हुआ था कि माँ ने मेरा दरवाज़ा क्यों बंद किया और माँ की लाई हुई लड़कियों में से कौन सी लड़की को माँ ने इस कमरे में बंद कर रखा था और क्यों, जबकि मैंने माँ को कभी भी उन लड़कियों से सख्त व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। मैं यह भी नहीं सोच सकती थी कि उन लड़कियों के बीच झगड़ा हुआ होगा और उनमें से एक लड़की उस कमरे में जाकर रो रही हो, क्योंकि उस कमरे पर ताला लगा रहता था और चाबी माँ के पास होती थी। मतलब माँ ने ही उस कमरे में उस लड़की को भेजा होगा। लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था। पहली बार मैंने यह भी सोचा कि आखिर उस कमरे में है क्या। मैं अपनी खिड़की पर खड़ी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि जब आंगन की लाइट जली तो सामने जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जो कुछ भी मैं देख चुकी थी, मुझे लगा कि वह एक भयानक सपना है। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे घर पर ऐसा घिनौना खेल कैसे खेला जा रहा है? मेरा इस वक्त यह हाल था कि काट तो खून ना निकले। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी जैसा कि मेरे साथ हो रहा था। मेरे दिमाग में आंधियाँ चलने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा को हार्ट की बीमारी थी और मेरी माँ की मौत मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही हो गई थी और मैं अपने पापा को कोई बात बताकर टेंशन नहीं देना चाहती थी। इस वक्त मेरा अपना और कोई नहीं था जो यहाँ आ सके। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। पूरी रात मैंने जागते हुए काटी। सुबह मेरे दरवाजे की कुंडी खुल गई। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सब कुछ नॉर्मल था। सारी लड़कियां और माँ नाश्ता कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत सी हुई थी कि किसी भी लड़की के चेहरे पर बीती हुई रात के कोई असर नहीं थे। मैंने अब ध्यान देना शुरू किया था कि सारी लड़कियां उदास और चुप सी रहती हैं, बस खाना खाने वक्त ही बाहर आती हैं। इसके बाद वह अपने कमरे में रहती हैं। मैं चुपचाप किचन में आ गई और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मैं यह सोच रही थी कि अब क्या करूं। रात को मेरा कमरा फिर से बंद कर दिया जाएगा। रात को जब मैं किचन से खाना बनाकर बाहर आई तो माँ किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय चुपके से किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। मेरी सास ने अपने लिए खाना प्लेट में निकाला और बाकी के खाने में एक पुड़िया मिला दी। यह देखकर मैं समझ गई थी कि मुझे रात को खाना खाते ही गहरी नींद क्यों आ जाती थी। मेरी सास किस तरह की औरत है? इसका मतलब यह नशे वाला खाना सिर्फ मैं ही नहीं, वह लड़कियां भी खा रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। पहले तो यह सोचा कि रजत को फ़ोन करके सब कुछ बता दूं। फिर यह डर सताने लगा कि पहली बात तो वो मेरी बात का भरोसा ही नहीं करेंगे और दूसरा डर था कि रजत ने अगर माँ से बात कर ली
तो ना जाने वो औरत मेरे साथ क्या सलूक करेगी। क्या पता मुझे जहर देकर मार ही ना डाले। फिर जो काम मेरी सास कर रही थी, इसका जवाब मुझे इन लड़कियों से पूछकर ही मिल सकता था, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। मैंने यह सोचा कि क्यों ना मैं अगले दिन दोपहर को जब माँ सो जाए तो इन लड़कियों से पूछने की कोशिश करूं कि आखिर मेरी सास इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। फिर आज रात मैंने खाना नहीं खाया और रात को फिर से मुझे बराबर वाले कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे कमरे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे मैं बराबर वाले कमरे में होने वाले काम को देख सकती थी और उसकी सच्चाई को जान सकती थी। आज मुझे सिसकियों के साथ साथ हल्की हल्की किसी के बोलने की आवाज़ें भी आ रही थी। वह लड़की रोकर अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। यही कह रही थी कि मेरे साथ यह जुल्म मत करो, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस लड़की की बातें मेरा दिल जला रही थी। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और बहुत ज़ोर से बजाया। आखिर माँ को मेरा दरवाज़ा खोलना पड़ा। वह सामने खड़ी थी और मुझे हैरत और गुस्से से देख रही थी, क्योंकि अपनी तरफ से तो वो मुझे नशे वाला खाना खिला चुकी थी। उनकी नज़र में मैं सो चुकी थी। मैंने माँ को पीछे किया और अपने कमरे से बाहर निकल गई और बगल वाले कमरे में जाने लगी, लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा बंद था और मुझे इस लड़की को हर हाल में बचाना था। इसलिए मैं दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने वह दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। आखिरकार जो भी इंसान था उसने दरवाज़ा खोल दिया और मेरी सास को घूरने लगा, कहने लगा, यह क्या तमाशा लगा रखा है। मैंने आज रात की मुँहमांगी कीमत चुकाई है। चलो मेरे घर से बाहर निकलो, वरना पुलिस को बुला लूँगी। मेरी धमकी पर वह शायद डर गया था, इसलिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सास को बुरा भला कहते हुए बाहर चला गया। मैं कमरे में गई और उन बेसहारा लड़कियों में से एक लड़की अंदर रो रही थी। मुझे देखकर वह मेरे गले लग गई और कहने लगी, शुक्र है आपने मेरी इज्जत बचा ली। भगवान के लिए हमें इस औरत से और इसके जुल्म से बचा लो। यह रोज़ यहाँ नए नए मर्द को बुलाती है और हमारा सौदा करती है। पता नहीं हमें कौन से नशे वाला खाना खिलाती है। आज इसने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए होश में थी। मेरी सास ने मुझे बुरी तरह से पीछे से धक्का दिया, फिर मेरे बाल से पकड़कर मेरे कमरे में धक्का देकर मेरा कमरा बंद कर दिया। अब मुझे बाहर से उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। शायद मेरी सास उसे मार रही थी। मैंने अपना दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। रात से सुबह हुई और सुबह से दोपहर, लेकिन मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। मैं बहुत परेशान हो रही थी। भूख और प्यास से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। कई बार मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा पीटा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मेरे कमरे से मेरा फ़ोन भी गायब था। शायद जब मैं रो रही थी और रो रो कर सो चुकी थी, तब मेरी सास मेरा फ़ोन उठाकर ले गई थी कि कहीं मैं अपनी मदद के लिए किसी को बुला ना लूँ। रात तक मुझे ये लग रहा था कि अगर अब मुझे खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरी सास एक आदमी के साथ खड़ी थी। मेरे अंदर इस वक्त बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मेरी सास ने उस आदमी को इशारा किया तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो आदमी अपनी हवस भरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर मेरे पास आकर बैठा तो मैं रोने लगी कि मेरे पास मत आना। लेकिन मेरी सास उसे कहने लगी, बहुत शौक है इस औरत को मुझसे उलझने का, हटाओ इसका दुपट्टा, मैं देखती हूँ कि ये अपना बचाव कैसे करती है। इन शब्दों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं जल्दी से बेड से उठी और अपने कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन वह आदमी मेरे पास आ गया। मेरी सास उसके साथ हंसने लगी। उस आदमी ने मेरे गले से लगा दुपट्टा उतारकर दूर फेंक दिया तो मुझे अपनी बेबसी का एहसास होने लगा। आज इस कमरे में मेरी सिसकियाँ गूंज रही थी। मैंने जल्दी से जाकर अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरी इज्जत को बर्बाद ना करें, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे मेरे बाल से पकड़कर खड़ा किया और मैं दर्द से तड़प कर रह गई थी। फिर वह आंखों से कहर बरसाती हुई बोली कि अगर मेरे मामले में तूने टांग अड़ाने की कोशिश की तो अपनी इज्जत से जाएगी। यह कहकर मेरी सास ने मुझे धक्का दे दिया। मैं ज़मीन पर जा गिरी। फिर वह उनके साथ आए आदमी के साथ मेरे कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत रोई। मेरा फ़ोन अभी भी मेरी सास के पास ही था। अब यह सब मेरे बस से बाहर था। हमारे घर अजनबी आदमियों का आना जाना लगा रहता था। उन लड़कियों की सिसकियाँ मैं अब हर रात सुनती थी, लेकिन मैं खुद परेशान होकर रह गई थी। मेरा दिल उनकी बेबसी और जुल्म पर आंसू बहाता था, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं था।
फिर एक दिन उनमें से एक लड़की मर गई। उसने सुसाइड कर ली थी। वह इस नरक वाली ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। उस दिन माँ की लड़कियों के साथ मैं भी बिलख बिलख कर रोई थी। लेकिन मेरी सास ऐसे पत्थर दिल औरत थी कि उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। मुझे उनमें से एक लड़की कहने लगी, मैं भी अपनी जान दे दूंगी, ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। हम तो पहले ही बेसहारा और अनाथ हैं। हमारी अच्छाई और भलाई करने के बजाय यह औरत हमें अनाथ आश्रम से बेटी बनाकर लाती है और यहाँ हमसे धंधा करवाती है। उसके बाद उस लड़की ने एक ऐसा राज मेरे सामने खोला जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह कहने लगी, इसका बेटा विदेश में यहीं काम करता है। यह औरत पहले भी कई लड़कियों को वहाँ भेज चुकी है और हमें भी भेजना चाहती है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरे माँ बाप ने क्या देखकर मेरी शादी इस घर में कर दी थी, बस यही कि लड़का विदेश में नौकरी करता है। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे माँ बाप ने इन लोगों की बाहर की इज्जत देखी थी। लड़का विदेश में अच्छी नौकरी करता है, शादी के बाद लड़की को आराम मिलेगा। माँ अच्छी औरत है, अकेली यहाँ रहती है, ज़्यादा बड़े ससुराल का झंझट नहीं है। काश की शादी से पहले माँ बाप अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाए, क्योंकि अपनी बेटी कोई मामूली सी चीज़ नहीं होती कि ऐसे आंख बंद करके दूसरों के हवाले कर दिया जाए। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कसूरवार समझूं और कहाँ जाऊं। उन्हीं दिनों मेरी सास एक लड़की को अपने साथ बेटी बनाकर घर ले आई। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। वह कैसे जिस्म फरोशी और इस दर्द से गुजर सकती है। वह तो बहुत छोटी सी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी मर्द जब उसके पास कमरे में जाता तो कुछ देर बाद ही घबराया हुआ कमरे से बाहर निकल जाता और घर से भाग जाता। हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके कमरे से मर्द इतना घबराकर बाहर क्यों निकलता है। ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ था, बल्कि जो मर्द भी अंदर कमरे में जाता वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकलता और बाहर भाग जाता और दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। मेरी सास के तो ग्राहक ही टूटने लगे थे। एक बार मेरी सास ने एक आदमी से पूछा जो उस लड़की के कमरे से बाहर आया था और भागने की जल्दी कर रहा था। सास कहने लगी कि तुम कमरे से भाग क्यों रहे हो। वह कहने लगा कि जाकर खुद देख लो, और वह आदमी चला गया। मेरी सास उस कमरे में चली गई और कुछ देर बाद ही उनके चीखने की आवाज़ें आने लगी। वो रोने पीटने लगी और बेहोश हो गई। जब हम कमरे में गए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लड़की बड़े आराम से बैठी हुई थी। जब हमने पूछा कि तुम ऐसा क्या करती हो कि लोग भाग जाते हैं, तो वह कहने लगी कि जब भी कोई मर्द मेरी इज्जत से खेलने आता है तो मैं तेज़ आवाज़ में रामायण का पाठ करना शुरू कर देती हूँ और उनकी तबीयत अजीब होने लगती है तो वह कमरे में नहीं रुकते, इसलिए वह भाग जाते हैं। रामायण के पाठ की ताकत ऐसी ही होती है। मैं आपकी सास के सामने भी जब रामायण का पाठ करने लगी तो यह औरत चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। मुझे पता है कि भगवान के सामने कोई गुनहगार ठहर नहीं सकता है। जब मेरे दिल में भगवान है, मेरी जुबान पर रामायण का पाठ है, तो फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इस लड़की की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। इसका भगवान पर विश्वास इतनी कम उम्र में भी कितना मजबूत था। मेरी सास को दोबारा होश नहीं आया और वह मर गई। मेरी सास को उनके किए की सज़ा मिल चुकी थी। रजत वापस आए तो मैंने उनसे तलाक ले लिया और अपने पापा के पास चली गई और मैंने पापा को सारी बातें आराम से बताई। भगवान की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं। मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो मेरे सामने उस लड़की का चेहरा घूमने लगता है। उस लड़की का भगवान पर विश्वास बहुत ही मजबूत था। उसे लगता था कि रामायण का पाठ उसकी रक्षा करेगा और ऐसा ही हुआ था। बेशक रामायण के पाठ में बड़ी ताकत है। भगवान पर विश्वास जरूरी है। एक भगवान ही है जो हमारी हर तरह से मदद करते हैं।